जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 9 का 4 तारीख को सोशल साइंस का जो आप लोगों का मंथली टेस्ट होने जा रहा है, इसके लिए ये पार्ट 2 है। इसके पहले भी पार्ट 1 चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं आज का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में आपसे आज पूछा गया है कि बताइए कि उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है। तो उत्पादन की जो पहली आवश्यकता होती है वो आपका भूमि होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत होते हैं। तो अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी तो वो भौतिक पूंजी के स्रोत होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं क्या क्या है आपको बतानी है। तो पालमपुर में जो गैर कृषि क्रियाएं हैं वो परिवहन है, दुकानदारी है, लघु विनिर्माण है। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। भूमि मापने की मानक इकाई क्या होती है। तो भूमि मापने की जो मानक इकाई होती है वो होती है आपका हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूमि क्या है आपको बतानी है। अब ये जो भूमि है वो क्या है, तो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, भारत में हरित क्रांति का उदय कब हुआ है। तो भारत में जो हरित क्रांति का उदय हुआ है वो 1960 में हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं कि हरित क्रांति के दौरान किस फसल पर अधिक जोर दिया गया। तो हरित क्रांति के दौरान जो फसल पर जोर दिया गया था वो था गेहूं एवं चावल। औजार, भवन, मशीन उदाहरण किसके हैं आपको बतानी है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका स्थायी पूंजी के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि पालमपुर में मुख्य क्रिया क्या है आपको बतानी है। तो पालमपुर की जो मुख्य क्रिया है वो है आपका खेती। ऑप्शन नंबर सी। पालमपुर गांव में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं। तो पालमपुर गांव में विभिन्न जातियों के जो परिवार रहते हैं वो 450 परिवार रहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, पालमपुर में उच्च जाति कितने परिवार रहते हैं। तो पालमपुर में जो उच्च जाति के जो परिवार हैं वो 80 परिवार हैं। पालमपुर से निकटतम कस्बा कौन सा है। तो पालमपुर का जो निकटतम कस्बा हो या निकटतम गाँव हो, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका शाहपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। रायगंज पालमपुर से कितने किलोमीटर की दूर पर स्थित है आपको बतानी है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पालमपुर में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का कितना तिहाई है। सही जवाब हो जाएगा आपका 1/3 है। ठीक है। पालमपुर में कितने प्रतिशत पालमपुर में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं आपको बतानी है। तो पालमपुर में जो प्राथमिक विद्यालय हैं वो 2। पालमपुर में कितने हाई स्कूल हैं आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका 1। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, इनमें से कौन सा एक अस्थायी पूंजी है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यंत्र। इनमें से कौन एक गैर कृषि कार्य नहीं है। तो गैर कृषि कार्य नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा फसलें उगाना। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 19 में, इसमें कह रहा है कि उत्पादन के संगठन की दूसरी आवश्यकता क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट जवाब श्रम। छोटे किसान किसे कहते हैं आपको बतानी। काफ़ी अच्छा सवाल है ये। तो छोटे किसान जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है। तो वो कहा जाता है जो अपने परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, पालमपुर का मुख्य व्यवसाय क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। सही जवाब है आपका कृषि। उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है आपको बतानी है। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना जिनकी हमें आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि पालमपुर में कितने प्रतिशत लोग कृषि का काम करते हैं। काफ़ी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। सही जवाब है आपका 75%। नेक्स्ट है आपका, पालमपुर गांव में बरसात के मौसम में लोग क्या उगाते हैं। तो पालमपुर गांव में बरसात के मौसम में जो लोग उगाते हैं वो है आपका ज्वार और बाजरा। ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक कृषि विधि में कौन से बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, HYV। याद रखिएगा HYV। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। एक साल में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाने की विधि को क्या कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका बहुविधि फसल प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पालमपुर गांव में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। तो पालमपुर गांव में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। सही जवाब हो जाएगा रबी और खरीफ फसल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग भारत के किन 2 राज्यों में किया गया था। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पंजाब और हरियाणा में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। पालमपुर गांव में यातायात का क्या साधन था। तो राइट आंसर है इसका आपका ट्रक है, बैलगाड़ी है और भैंस बग्गी है। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल है आपका कि पालमपुर गाँव में किसान अपनी बचत का प्रयोग किन कार्यों में करते हैं। तो पालमपुर गांव में किसान अपनी जो बचत का प्रयोग करते हैं वो हो जाएगा आपका कृषि और गैर कृषि, यानी कि उपरोक्त में से दोनों हो जाएगा। खरीफ फसल किस मौसम में होता है आपको बतानी है। काफ़ी अच्छा सवाल है। तो खरीफ फसल जो होता है वो होता है आपका वर्षा ऋतु में। उत्पादन की कितनी इकाइयाँ होती है। काफ़ी अच्छा सवाल है। तो उत्पादन की जो इकाइयाँ हैं वो है आपका 5। ऑप्शन नंबर सी। रबी फसल की अवधि क्या है आपको बतानी। काफ़ी अच्छा सवाल है ये। तो नवंबर से अप्रैल। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले सवाल पे आते हैं, छोटे कृषकों के लिए ऋण का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो छोटे कृषकों के लिए जो ऋण का मुख्य स्रोत होता है वो होता है जमींदार और उनकी अपनी बचतें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35। कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन तथा खनन इत्यादि क्रियाएं क्या कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा ये सारी क्रियाएं जो है वो प्राथमिक क्रियाएं हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पालमपुर गांव में कितने परिवार भूमिहीन हैं, यानी जिनके पास भूमि नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 150 परिवार, ऑप्शन नंबर बी। मानव पूंजी का दूसरा नाम क्या है। तो मानव पूंजी जो है हमारा, उसका दूसरा नाम है आपका उद्यम। गेहूं, जौ, चना आदि किस प्रकार की फसलें होती है। तो ये जो हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, रबी फसल होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कच्चा माल कहलाता है, अब ये जो कच्चा माल है वो क्या कहलाता है, तो कार्यशील पूंजी, ऑप्शन नंबर सी। HYV का तात्पर्य क्या होता है, यानी इसका आपको बताना ये है क्या असल में। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अधिक उत्पादन करने वाले ये सब क्या हैं, बीज हैं। मदर डेयरी कहाँ की एक महत्वपूर्ण संस्था है, आपको बतानी है। तो मदर डेयरी जो है वो कहाँ की संस्था है, तो दिल्ली की संस्था है। पालमपुर गांव में श्रम व्यवस्था कहाँ से होती है। तो ये जो श्रम व्यवस्था है ये कहाँ से होती है, तो छोटे किसान और भूमिहीनों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्वेत क्रांति से क्या समझते हैं आप। तो श्वेत क्रांति से हम लोग समझते हैं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सविता को ऋण किनसे मिला है। तो सविता को जो ऋण मिला है वो मिला है डाला से, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि करीम ने कौन सा केंद्र पालमपुर में खोला है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर केंद्र। कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि कार्य में लगे हैं। तो कितने प्रतिशत लोग जो है वो गैर कृषि में लगे हैं, तो 25% लोग गैर कृषि में लगे हैं। पालमपुर के छोटे किसान खेतों की आवश्यक पूंजी कहाँ से लाते हैं। तो ये सब जो छोटे किसान हैं ये गांव के साहूकार होंगे और व्यापारी होंगे, यानी कि ए और बी दोनों से लाते हैं। पालमपुर गांव में किसान एक वर्ष में कितनी फसलें पैदा करते हैं। तो पालमपुर गांव में जो किसान हैं वो एक वर्ष में 3 फसलें पैदा करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पालमपुर गांव में इनमें से क्या नहीं था। अब पालमपुर गांव में जो नहीं था वो आपको बतानी है, तो रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आधुनिक कृषि है ना विधि क्या है। तो आधुनिक कृषि की जो विधि है वो आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा HYV, बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के प्रयोग से अधिक उपज प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ सब्जेक्टिव सवाल हैं जो कि आपको 2 से 3 बार 4 बार पढ़कर जानी है एग्जाम में। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो वह संसाधन जो हमें प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप में मिलता है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। पालमपुर गांव में शिक्षा की क्या व्यवस्था है आपको बतानी। तो पालमपुर गाँव में एक हाई स्कूल तथा 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। ठीक है, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि HYV का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है अधिक उपज पैदा करने वाले बीज। भौतिक पूंजी से आप क्या समझते हैं। तो भौतिक पूंजी उन संसाधनों को कहते हैं जो हमारे रोज़मर्रा के उपयोग में मदद करते हैं। अस्थायी पूंजी किसे कहते हैं। तो औजार, मशीन और भवनों को अस्थायी पूंजी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब अच्छी अच्छी सवालें हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए वो है आपका कि उत्पादन के विभिन्न साधन कौन से हैं। तो उत्पादन के विभिन्न साधन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे आपको मैं दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद 4 से 5 बार इसको पढ़कर जरूर जाएँ। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो है आपका बहुविध फसल प्रणाली क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हरित क्रांति की विशेषताएं क्या है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो सभी का आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। हरित क्रांति वाले में थोड़ा सा आपको यहाँ पे मिलेगा इसका आंसर, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले करके पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमारा जो इम्पोर्टेंट सवाल कौन है। छोटे किसान पूंजी की व्यवस्था कैसे करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप भी 3-4 बार पढ़ लें जरूर से। ठीक है, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की है, इसको भी सिर्फ आपको पढ़ लेना है। और अगर एग्ज़ाम में आता है तो फिर आपको बना बना के लिखना है। तो पहला स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लेंगे इस सवाल का, दूसरा स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका आंसर में देने में काफ़ी हेल्प होगी। ये भी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो बस इतना ही काफ़ी है आपके। क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है और क्यों। सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर्याप्त वर्षा नहीं होती है, मानसून वर्षा निश्चित नहीं होती है। भारत के कुछ क्षेत्रों में जैसे राजस्थान, पंजाब, दक्षिण पठार, जहाँ वर्षा कम होती है, इन क्षेत्रों में सिंचाई बहुत आवश्यक है। इसके बिना यहाँ खेती नहीं हो सकती है। तो इस तरह से आपका 2-3 पॉइंट है, इसको आप लोगों को पढ़ कर जाना है।
एग्ज़ाम में आ जाए तो बिल्कुल लिख कर आना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो सभी को आप स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ पर जो है आप पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला जो है, ये भी सवाल कभी कभी एग्जाम में देखा गया है कि मझोले और बड़े किसान कृषि के लिए कैसी पूंजी प्राप्त करते हैं, वो छोटे किसानों से कैसे भिन्न है, ठीक है। काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको भी आप 3 से 4 बार पढ़ लें और पढ़ करके आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से तरीके से इसको लिखें, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, साथ ही साथ दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, ताकि अगर आपको जो है हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।